हमने नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज डिस्कस कर ली थी, नॉन प्रोग्रेसिव भी डिस्कस कर ली थी, प्रोग्रेसिव भी डिस्कस हो गई। उसके बाद अब आएगी इरिवर्सिबल, जिसमें क्या होगा, एंड रिजल्ट क्या होगा, सारे के सारे टिश्यूज़ जो हैं वो डिटोरिएट हो जाएंगे और हम जितनी भी दवाइयाँ वगैरह दे दें वो हमारे पास ट्रीट नहीं हो सकेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे हाइपोवोलेमिक की दूसरी टाइप, जिसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास प्लाज्मा लॉस हो रहा होता है। अब वो प्लाज्मा लॉस किसके अंदर होता है, सीवियर बर्न्स वगैरह के अंदर, कि हमारे पास अगर है ना कोई बर्निंग इंजरी वगैरह हो जाए, जिससे क्या होगा कि स्किन के अंदर हमारे पास प्लाज्मा लॉस होगा। प्लाज्मा से क्या लॉस होगा, प्रोटीन्स वगैरह लॉस हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन रेड ब्लड सेल्स वगैरह जो हैं वो हमारे पास लॉस नहीं होंगे। हेमाटोक्रेट जो है, जिसके अंदर हमारे पास क्या क्या आ जाता है ना, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और है ना कौन सी चीज़, प्लेटिलेट्स, ये तीनों जो हैं वो हमारे पास ब्लड के अंदर ही रहेंगे। बाकी जो फ्लूइड कंपार्टमेंट जो है, प्लाज्मा कंपार्टमेंट, वो हमारे पास लॉस हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोवोलेमिक प्लाज्मा लॉस शॉक। ठीक है, हाइपोवोलेमिक प्लाज्मा लॉस शॉक में क्या होता है कि प्लाज्मा डिक्रीज हो जाता है। हेमाटोक्रेट जो होता है वो हमारे पास है ना बॉडी उसके ब्लड के अंदर ही रहता है। हेमाटोक्रेट वाला कंपार्टमेंट क्या है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटिलेट्स, ये तीनों उसके अंदर ही रहेंगे, ब्लड के अंदर, कैपिल यार जो भी मतलब वेजल के अंदर ही रहेंगे, ब्लड के अंदर रहेंगे। लेकिन जो प्लाज्मा वाला कंपार्टमेंट जो है वो हमारे पास जो है वो स्किन वगैरह में, मतलब जहाँ पे बर्निंग इफेक्ट हुआ होगा वहाँ पे चले जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास वेजल के अंदर क्या होगा कि प्लाज्मा डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वही बात हो जाएगी, कार्डिक आउटपुट जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, और क्या चीज़ होगी कि इसमें और हेमरेजिक में क्या फ़र्क है कि इसके अंदर हमारे पास विस्कोसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, प्लाज्मा लॉस वाले के अंदर क्या होगा कि ब्लड विस्कोसिटी विल बी इंक्रीज, ब्लड विस्कोसिटी क्या होगी हमारे पास, इंक्रीज हो जाएगी। और हाइपोवोलेमिक हेमरेजिक में क्या होगा कि ब्लड विस्कोसिटी इंक्रीज नहीं होगी। इसमें क्या होगा, ब्लड विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास ब्लड सेल्स का कंटेंट प्लाज्मा के मुताबिक जो है वो ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि प्लाज्मा लॉस हो चुका है। ठीक है, अब कौन कौन सी कंडीशंस में हमारे पास प्लाज्मा लॉस होता है, एक तो मैंने बता दी सीवियर बर्न्स वगैरह के अंदर। ठीक है, उसके बाद कौन सी कंडीशन कि जिसमें हमारे पास है ना एक्सेसिव स्वेटिंग हो जाए, डायरिया हो जाए, या हमारे पास है ना क्या हो कि वो किडनी से ज़्यादा यूरिन निकल रही हो। ठीक है, तो ये दो तीन कंडीशन है जिसमें से नॉर्मल फ्लूइड हमारे पास बॉडी से बाहर निकलता है, वो एक्सेसिव क्वान्टिटी में निकलना शुरू हो जाए तो ये हमारे पास प्लाज्मा लॉस कहलाती है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास कौन सी कंडीशन है, एक थी कंडीशन मैं मिस कर रहा हूँ, हाँ, वो ये होता है कि हमारे पास इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। ठीक है, क्या हो कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ये एक सेकंड, हाँ इसका मैं देखता हूँ। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में ये होता है कि हमारे पास जब इंटेस्टाइन जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंड हो जाए, इंटेस्टाइन क्या हो, बहुत ज़्यादा डिस्टेंड हो जाए, जो कि क्या करेगी कि हमारे पास वो एक कैपिलरी है, उसके सपोज करो कि आर्टीरियल एंड और वीनस एंड है। ठीक है, अब हमारे पास जो इंटेस्टाइन जो थी वो क्या हो गई, वो हमारे पास डिस्टेंड हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे पास है ना वीनस मतलब आर्टीरियल और वेनस एंड के दरमियान में जो वो क्या होगी कि कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, कैपिलरी के आर्टीरियल और वेनस एंड के दरमियान में क्या होगा, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी कैपिलरी आर्टरी और वेनस एंड के बीच वाले पार्ट में, जिसमें से हमारे पास सपोज कर लो वो एरिया जिसमें से आर्टीरियल ब्लड अभी वेनस एंड की तरफ जा ही रहा है, उस बीच वाला एरिया के अंदर क्या हो, कंस्ट्रक्शन हो गई। वो कंस्ट्रक्शन क्यों हुई, क्योंकि इंटेस्टाइन जो थी वहाँ पे डिस्टेंड हो गई। अब क्या होगा कि हमारे पास है ना वेनस एंड पे है ना वो ब्लड जाएगा नहीं, कैपिलरी के आर्टीरियल एंड से वेनस एंड पे क्या होगा, ब्लड जाएगा नहीं, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास आर्टीरियल एंड जो है कैपिलरी का वो हमारे पास क्या होगा, हाईली परमेबल हो जाएगा। आर्टीरियल एंड ऑफ कैपिलरी क्या था, वो बहुत ज़्यादा परमेबल हो जाएगा, जो मैंने पहले बताया था इंक्रीज कैपिलरी वाला। ठीक है, वो कौन सा था, इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी वाला जो मैंने बताया था, वो अभी यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है। वो कैसे हो रहा है कि हमारे पास है ना एक कैपिलरी उसका आर्टीरियल और वेनस एंड है। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, हमारे पास कंस्ट्रक्शन हो गई ड्यू टू डिस्टेंशन ऑफ इंटेस्टाइन। तो क्या होगा कि आर्टीरियल एंड ऑफ कैपिलरी पे हमारे पास है ना हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वगैरह सब बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा कि एक्सेसिव क्वांटिटी में हमारे पास टिश्यूज़ के अंदर है ना प्लाज्मा लॉस हो जाएगा, टिश्यू एडेमा हो जाएगा। ठीक है, और वेनस एंड पे हमारे पास क्या होगा कि है ना ब्लड जो है वो आ नहीं सक रहा होगा। हाइपोवोलेमिक शॉक कॉज्ड बाय ट्रॉमा, इसमें भी क्या होगा कि हमारे पास प्लाज्मा लॉस हो जाएगा। जैसे कि भाई हमें है ना सपोज करो मसल इंजरी हो गई, यानी कि हमारे हाथ पे इतनी ज़ोर की चोट लगी कि उसमें क्या हुआ कि है ना कंपार्टमेंट सिंड्रोम, अपन नहीं कहते कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि है ना आर्टरीज से है ना बहुत ज़्यादा वो ब्लड जो है वो लॉस हो जाता है मसल्स के दरमियान में, और उस ब्लड में क्या चीज़ लॉस होती है, उसमें प्लाज्मा जो होता है वो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। ठीक है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम टाइप की चीज़ें जो होती हैं वो हमारे पास इसके अंदर आती हैं, हाइपोवोलेमिक शॉक कॉज्ड बाय ट्रॉमा। उसके बाद हाइपोवोलेमिक शॉक कॉज्ड बाय
है न्यूरोजेनिक शॉक। ठीक है, न्यूरोजेनिक शॉक ऐसा शॉक है जिसमें हमारे पास कार्डिक आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये याद रखना। न्यूरोजेनिक शॉक जो होता है उसमें क्या होता है कि नॉर्मल कार्डिक आउटपुट हमारे पास फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि नॉर्मल कार्डिक आउटपुट हमारे पास कितना है 5 लीटर पर मिनट और वी कैन से 5.6 लीटर पर मिनट, ये नॉर्मल ही रहता है। तो फिर ये शॉक कैसे हुआ जब हमारे पास है ना क्या कहते हैं कार्डिक आउटपुट सेम है, कार्डिक आउटपुट सेम है, तो ये शॉक कैसे हुआ, यानी कि ब्लड हमारे पास कम कैसे हुआ। ब्लड ऐसे कम होगा कि वेसल्स जो है ना, वेसल्स वो हाईली कंप्लाइंट हो जाएंगी। वेसल्स क्या होंगी, हाईली कंप्लाइंट हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि वेसल का साइज़ बहुत बढ़ जाएगा। तो अब नॉर्मल ब्लड जो है वो उसके मुताबिक का नहीं होगा। ठीक है, नॉर्मल ब्लड जो होगा वो उसके ऊपर उतना आर्टीरियल प्रेशर जनरेट नहीं कर सकेगा जितना हमारे पास है ना पहले ये करता था। 5.6 लीटर पर मिनट जो होगा वो उतना नहीं होगा कि वो हमारे पास उस वेसल के ऊपर है ना नॉर्मल जितना आर्टीरियल प्रेशर जनरेट कर सके, क्योंकि आर्टीरियल वो हमारे पास कंप्लाइंट हो गई हैं। आर्टरीज क्या हो गई हैं, बहुत ज़्यादा कंप्लाइंट हो गई हैं, उनका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाता है न्यूरोजेनिक शॉक। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि ये वेजोमोटर टोन जो होती है, सिंपैथेटिक वेजोमोटर टोन, अच्छा ये कंप्लाइंट हुई क्यों। दूसरा सवाल ये आया कि चलो कंप्लाइंट तो हो गई और हमारे पास नॉर्मल कार्डिक आउटपुट जो था वो नॉर्मल आर्टीरियल प्रेशर नहीं बना सका, तो ये कंप्लाइंट हुई क्यों। ये कंप्लाइंट इस वजह से हुई कि हमारे पास वेजोमोटर टोन जो थी, वेजोमोटर टोन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वेजोमोटर टोन जो थी वो डिक्रीज़ हो गई, जिसकी वजह से क्या होगा कि पैरासिम्पैथेटिक टोन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और हमारे पास वेजल्स जो है वो हाईली डिस्टेंड हो जाएंगी। उस हाईली डिस्टेंड वेजल से क्या होगा कि हमारे पास है ना नॉर्मल कार्डिक आउटपुट जो होगा वो कैपेबल नहीं होगा कि उसको है ना आर्टीरियल प्रेशर उसका नॉर्मल सस्टेन कर सके। ठीक है, उसके बाद लास्ट के दो वो शॉक्स रह गए, एक रह गया एनाफिलेक्टिक शॉक और एक रह गया सेप्टिक शॉक। इसकी काम की चीज़ें ये हैं कि एनाफिलेक्टिक शॉक में ये होता है एलर्जिक शॉक। एलर्जिक शॉक मीन्स कि हमारे पास है ना कोई बॉडी के अंदर ऐसा एंटीजन आ जाए जिससे बॉडी बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज थी। ठीक है, जिससे बॉडी क्या थी, बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज थी। वो जैसी एंटीजन हमारे पास एंटीबॉडी के ऊपर आगे लगेगा तो वो एंटीबॉडी क्या करेगी, मास सेल्स के ऊपर जाके अटैच हो जाएगी और मास सेल्स से बहुत ज़्यादा हिस्टामाइन जो है वो रिलीज़ करा देगी। उस हिस्टामाइन से क्या होगा कि हमारे पास कैपिलरी की परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, वेजो डायलेशन हो जाएगी और क्या होगा कि ब्लड जो है उसमें से जो प्लाज्मा वाला कंपार्टमेंट जो है वो हमारे पास टिश्यूज़ के अंदर लीक हो जाएगा और वेसल्स के अंदर ब्लड जो है वो कम हो जाएगा। वेसल्स के अंदर क्या होगा कि ब्लड जो होगा वो बहुत कम हो जाएगा और टिश्यूज़ के अंदर बहुत सारा ब्लड जो है वो फ्लो हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास एक सर्कुलेटरी शॉक बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा शॉक है, वो है सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक में क्या होता है कि ये हमारे पास होता है कॉज होता है बाय बैक्टीरिया। सेप्टिक शॉक याद रखना किससे होता है, बैक्टीरिया से कॉज होता है। ये कैसे कॉज होता है कि हमारे पास इंटेस्टाइन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर प्रॉब्लम हो जाए, किडनीज़ के अंदर प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, तो वो बैक्टीरिया जो है वो ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज कराएं, स्पेशली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो कि उसके अंदर होता है, इंटेस्टाइन में होता है। वो क्या करता है, वो एंडोटॉक्सिन, मैंने जो पहले भी बताया था, एंडोटॉक्सिन रिलीज करवाता है। एंडोटॉक्सिन रिलीज होने से क्या होगा, कार्डिक डिप्रेशन वगैरह होना शुरू हो जाएगी। साथ साथ में हमारे पास क्या होता है, ये ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं ऐसे केमिकल्स रिलीज कराते हैं जो कि क्या कराते हैं कि हमारे पास ब्लड के अंदर जगह जगह क्लॉट्स बना देते हैं। क्या कराते हैं, ब्लड में जगह जगह क्लॉट्स बना देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे पास वो क्लॉट्स जो होते हैं वो है ना वेजल्स को इंजर्ड कर देते हैं और फिर हेमरेजिक क्या कहते हैं यार, हेमरेजिक क्या बोलते हैं इसको, हेमरेजिक शॉक भी यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। हेमरेजिक शॉक भी जो है वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। वो ऐसे होगा कि जो क्लॉट्स बने, ठीक है, क्लॉट्स बनेंगे वो फिर हमारे पास वेजल को है ना हर्ट करेंगे, वेजल्स को जैसे है ना हिट करेंगे तो क्या होगा, क्लॉट्स जो है वेजल को हिट करेंगे और फिर वेजल जो है वो टूट जाएंगे और फिर ब्लड जो है वो वेजल से निकल जाएगा जैसे एक नॉर्मल हेमरेजिक शॉक में निकलता है। ठीक है, तो सेप्टिक शॉक की क्या इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि ये हमारे पास बैक्टीरियल है ना एक्शन की वजह से होता है और इसके अंदर क्या होता है, क्लॉटिंग बन जाती है। ठीक है, तो ये आपके हो गए सारे शॉक। अब इसके बाद आ जाता है कि हमारे पास ट्रीटमेंट क्या है। तो हमारे पास ट्रीटमेंट ये है कि हेमरेजिक शॉक जो है वो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ट्रीट करा देंगे। ठीक है, फिर जो हमारे पास प्लाज्मा लॉस वाले जो हैं जिसमें सीवियर बर्न्स और है ना डायरिया शायरिया ये सारी चीज़ें आ गई थी, उनके लिए हमें क्या होता है, उनको हम प्लाज्मा देते हैं। ठीक है, उनको हम क्या देते हैं, प्लाज्मा देते हैं, या हम फिर क्या देते हैं कि जो ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर प्लाज्मा टाइप वो हो, कंपोजिशन हो, ऐसा फ्लूइड जिसमें क्या हो, प्लाज्मा लाइक कंपोजिशन हो, यानी कि वो उस प्लाज्मा के अंदर हम मतलब प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट दे रहे हैं उसके अंदर ऐसे केमिकल्स हों जो कि प्रोटीन जैसा रोल प्ले कर सकें। और प्रोटीन क्या रोल प्ले करता है, वो है ना कोलॉइडल प्रेशर इंक्रीज़ करवाता है, यानी कि इनवर्ट प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज़ कराता है। ब्लड का कोलॉइडल प्रेशर जो होता है या ब्लड वॉल्यूम जो होता है वो मेंटेन करके रखता है। कोलॉइडल प्रेशर तो आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो गए होगे इस टर्म से। तो हमें क्या करना है कि अगर हम प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट दे रहे हैं तो उसमें हमें
ऐसा सब्सटेंस देना है जो कि प्रोटीन का रोल प्ले कर सके, और वो क्या है, वो है डेक्स्ट्रान। डेक्स्ट्रान पॉलीसेकेराइड है जो कि क्या करता है, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करके रखता था। तो इसी तरीके से इस प्लाज्मा सब्सटीट्यूट के अंदर हम क्या देंगे, डेक्स्ट्रान देंगे, जो कि क्या करेगा कि कॉलोइडल प्रेशर को मेंटेन करके रखेगा। ठीक, उसके बाद जो दूसरे जो एनाफिलेक्टिक और सेप्टिक शॉक थे उनको कैसे ट्रीट किया जाता है, उनको ट्रीटमेंट करने के लिए हमें वो ड्रग्स देनी पड़ती हैं जो कि क्या करेंगी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाली एक्टिविटी कर सकें। ऐसे ड्रग्स देने पड़ेंगे जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाली एक्टिविटी प्ले कर सकें, ताकि वो वेजो कंस्ट्रिक्ट करें और है ना वो ब्लड लॉस से बचाएं। किसके अंदर ये एप्लीकेबल होगा, एनाफिलेक्टिक और सेप्टिक शॉक में। ठीक है, हेमरेजिक शॉक में ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और है ना बाकी जो हाइपोवोलेमिक प्लाज्मा वाले जो थे जिसके अंदर डायरिया शायरिया हो रहा था, उसमें हम क्या देंगे कि है ना ये वो प्लाज्मा वाला देंगे। बर्न्स के अंदर क्या देंगे, प्लाज्मा देंगे। और सेप्टिक शॉक और एनाफिलेक्टिक शॉक में क्या देंगे, मिमेटिक ड्रग्स। सिंपैथेटोमिमेटिक ड्रग्स, वो ड्रग्स जो कि है ना वो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन की जगह एक्ट करें। ठीक है, और फिर कौन से होते हैं कि दूसरी जो ट्रीटमेंट जो सबसे पहले देना है, कोई भी शॉक वाला पेशेंट हो जिसको सबसे पहले जो चीज़ देनी वो है कि उसको हम हेड डाउन पोजीशन में लेकेंगे, यानी कि उसका सर जो होगा वो हम नीचे कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, सर्कुलेशन जो है वो दोबारा रीजनरेट होने लगे। लास्ट थिंग जो है वो बस यही था, जो भी कुछ बता था ये आपका हो गया सर्कुलेटरी शॉक।